अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस। मैं हूं आपके साथ मुनीज़ मोइन। नाजरीन, बज़ाहिर तो ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट सियासी बहरान ख़त्म कराने में नाकाम है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये कहते हैं कि आज इस फैसले के बाद अदलो इंसाफ का कत्ल हुआ है, जबकि वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार कर दिया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि 14 मई को पंजाब के इंतखाबात करवा दिए जाएं। पैनल में मेरे साथ नवीद चौधरी साहब, पीजे मीर सर, जावेद इकबाल साहब और इफ्तिखार अहमद साहब मौजूद हैं। तो सबसे पहले पीजे सर, मैं चाहूँगी कि आप ये बता दें कि अगर मौजूदा हुकूमत इंतखाबात ना करवाने पर बज़िद रहती है तो फिर अदालती हुक्म का क्या होगा? देखें, उस वक्त बड़ा सिंपल है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा और जो गवर्नमेंट है टेक्निकली लीगली वो ख़त्म हो जाएगी। दैट इज़ द लीगल टर्मिनोलॉजी। और उसमें फिर ये है कि जो बात अभी कर रहे हैं कि जी सिविल डिसोबीडियंस होगी और एनआरकी फैलेगी, वो तो यहाँ नहीं होगी, क्योंकि आई एम श्योर दैट द आर्मी विल इंटरवीन। बिलावल ने एक इंडिकेटर ज़रूर दिया है और उसका लोगों ने मजाक उड़ाया बिलावल का, लेकिन ये गलत बात है। उसने बड़ी एक डीप बात की है कि अगर ये ना आपने इसको एक्सेप्ट किया कोर्ट के ऑर्डर्स को, तो फिर बात यही होगी कि कोई ना कोई तो आके आपको बचाना है। तो अल्लाह ना करे मुनीज़ कि ऐसी एक नौयत पहुँचे, क्योंकि अगर ये नौयत पहुँची तो फिर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। मुल्क डिवाइडेड बैठा हुआ है। आपको चीफ जस्टिस ने जो आपकी हियरिंग आई है उसके अंदर उसने आपको पहले सब पॉलिटिशियंस को कहा कि भाई बैठ के तुम बात करो, वरना फिर एट द एंड हम यही करेंगे। एंड जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, जो ओथ वो लेता है, वही ओथ एक्चुअली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी लेता है। सो बेसिकली दे बोथ वर्क अंडर द सेम ओथ एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जो बड़ी मिक्स्ड फीलिंग्स आई हैं, कोई कहते हैं जी कि 12 बेंच का फुल कोर्ट होना चाहिए। आज भी तारक साहब ने असेंबली में कहा कि भाई फुल कोर्ट होना चाहिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एक डिसीजन आ गया है। अब इसको कितना डिले आगे करते हैं, क्या होता है कि 24 के बाद जब ये बिल इन एक्चुअल इफेक्ट आ जाता है, तो विल दिस बी इंक्लूडेड और नॉट, दैट रिमेन्स टू बी सीन। नवीद चौधरी साहब, पीजे सर ने भी इशारा किया है, बिलावल भुट्टो ने भी एक बात की, मरीम नवाज़ ने भी एक ट्वीट किया, नवाज शरीफ ने भी बात की। वो ये कहते हैं कि 3 जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करना होगा। तो फिर ये सारे हालात किस तरफ जा रहे हैं? देखें, बिलावल की बात की मैं ज़रा तस्सीह कर दूं। उन्होंने ये नहीं कहा कि इस फैसले को मानेंगे। उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस साहब, आप जमहूरियत बचा लें और लार्जर बेंच की तरफ चले जाएं। मतलब यह है कि जस्टिस एजाज़ असफर को निकाल दें बीच में से, जस्टिस मनीब को निकाल दें, जस्टिस मज़ाहिर को निकाल दें और ख़ुद भी निकल जाएं। ये भी उनका एक मकसद है कहने का। बहुत सख्त गुफ्तगू उन्होंने की है, मानने की बात उन्होंने की। नंबर 1 बात यह है कि अब हम आ गए हैं शोडाउन स्टेज के अंदर। कोई अदालत नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई हुकूमत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 रुकनी बेंच से केस शुरू किया। जब देखा मामला हाथ से निकल रहा है, पहले से जहन बना हुआ था, सिमटते सिमटते 3 तक आ गया। जब 3 तक आ गया तो उसके बाद उन्होंने कहा फैसला भी यही सुनाएगा, और उन्होंने फैसला भी वही सुनाया। मुझे तो कतई कोई हैरत नहीं हुई। देखना अब यह है कि दूसरी जनत से क्या तैयारी है। सुप्रीम कोर्ट का ये जो बेंच है, ये अपने जजों को नहीं मानता, ये वफाकी हुकूमत को नहीं मानता, ये आर्म्ड फोर्सेस को नहीं मानता, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नहीं मानता। ये कहते सारे इख्तियार हमारे पास हैं। तो ये है आपकी डिफेक्टो पोजीशन इस वक्त। इसको एड्रेस कैसे करना है, ये नई बात नहीं है। सज्जाद अली शाह के दौर में ये सूरत पैदा हो चुकी है। और जब मार्शल लॉ लगते हैं तो उस वक्त भी अदालतें ऐसे ही बिहेव कर रही होती हैं, पीछे फौजी खड़े होते हैं। पहले तो ये प्रैक्टिस थी, तो वो नहीं परवाह करते। हामिद खान साहब जनरल मुशर्रफ के दौर में मेरा ख्याल है पाकिस्तान के वाहिद शख्सियत हैं जो 2 मरतबा सुप्रीम कोर्ट बार के सदर बने। तो वो मुझे कहते थे वहाँ पर कि हमने कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस लेकर अदालत में जाने नहीं, जो लेके जाएंगे मोहर लगा देंगे। सारी लीगल कम्युनिटी इकट्ठी थी पूरी की पूरी। जस्टिस वजीउद्दीन अहमद भी रिटायर्ड हो चुके थे, इस्तीफा दे चुके थे, बल्कि बड़े एक्टिव थे, लेकिन अदालतें फैसला वही करती थी जो जनरल मुशर्रफ कहते थे। तो इस बेंच का एक खास माइंडसेट है, किसी से ढका छुपा नहीं है। और फैसला कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, किस तरह से, ये जो 6 रुकनी फिर बेंच उन्होंने रात को बनाया। अब खबरें आ चुकी हैं कि रात को ही सुप्रीम कोर्ट में इनको बुला के कुछ मामला तय किए गए थे कि जस्टिस काजी फायद ईसा के फैसले को लैंड करना है। पहले सर्कुलर से करा रहे हैं, यानी कि इंतजामी तरीके के साथ। फिर ये हुकूमत को खुला चैलेंज उन्होंने दे दिया। कैबिनेट ने कहा रजिस्ट्रार का हम तबादला कर रहे हैं, चीफ जस्टिस ने कहा आपने 4 नहीं छोड़ना। तो फाइट इज़ ओपन। मैंने कल भी अर्ज़ किया था, ये सियासी मामला है, ये इख्तलाफी मामला है, इसमें आइन कानून नहीं है। मादरत के साथ ना हमारे जजेस आइन की परवाह कर रहे हैं, ना हमारी हुकूमत आइन की परवाह कर रही है, ना हमारा कोई और इदारा आइन की परवाह कर रहा है। जो बेसिक क्वेश्चंस एड्रेस किए जाने थे असेंबली तोड़ने के लिए सामने, वो और जजेस ने उठाए थे, वो उसको किसी ने एड्रेस नहीं किया। अच्छा। धत्कारा जा रहा है एक दूसरे को, सब धत्कार रहे हैं।
ये बादशाह बनने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे इफ्तिखार साहब बता रहे हैं कि निगरान जज भी बैठ गया, तो हम देखते हैं कि इलेक्शन कैसे होते हैं, फंड्स कौन देता है। आखिरी हथियार इनके पास है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो क्या आप पूरी हुकूमत को फारग करेंगे? जो बिलावल का बयान है वो खुली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, जो मरियम का बयान है वो खुली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, जो असद अरवली का बयान है वो खुली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, जो हुकूमत का बयान है वो खुली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। तो क्या आपने किस किस पे लगानी है? तो फाइट इज ऑन नाउ। बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि अदालती फैसला जो सामने आया है उसमें आइन की बालादस्ती हुई है। मुझे इफ्तिखार साहब की राय लेनी है। इफ्तिखार साहब, आप ये बता दें, एक आई एम कमिंग टू द वेरी पॉइंट, एक तरफ 13 जमाती इत्तेहाद है और एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, मगर अभी इस अदालती फैसले के बाद हम ये देखते हैं कि बिलावल ये कह रहे हैं कि इंतखाबात करवा दिए जाएं, यानी कि डिफरेंस है पॉइंट ऑफ ओपिनियन में। तो क्या आप इस फैसले के बाद कोई नया सियासी जोड़ तोड़ देख रहे हैं? जो तमाशा शुरू हुआ था 90 दिन का, उसको तो ये भी हैंडल नहीं कर सके। जो खेल शुरू की गई, जिस बुनियाद पे आइन का हवाला दे दे के लोगों को उकसाया गया और कहा गया कि आइन दफन हो गया है, आइन की कब्र खुद गई है, आइन को उसमें डाल दिया गया है, ऊपर मिट्टी डाली जा रही है, तो वो तो ये सारे के सारे जो अच्छे जज साहिबान थे वो तो उस पर अमल तो नहीं हो सका। इलेक्शन तो अगर जो है वो 14 अप्रैल को है, असेंबली टूटी थी 14 जनवरी को, तो 90 दिन तो गए। खेल 90 दिन की आड़ में खेलेगी ना सारी। मैं आज एक तजवीज़ पेश करना चाहता हूँ पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कि पहले तो सुप्रीम कोर्ट अपने आप को पूरा करे, नामुकम्मल है सुप्रीम कोर्ट, इसकी जो स्ट्रेंथ है इसको मुकम्मल करे। फिर पाकिस्तान के तमाम सूबों के आईजीज़, चीफ सेक्रेटरीज, फेडरल सेक्रेटरीज और प्रोविंशियल सेक्रेटरीज शामिल हो जाए इनके साथ। फिर फ़ौज पाकिस्तान इनकी मदद करे, कुछ लोगों को नॉमिनेट कर दे कि वो इनके साथ आके बैठ जाएं, और फिर ये असम्बलियाँ, सेनेट, ऑपरेशन असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दी जाए, ख़त्म कर दिए। इसके लिए आइनी रास्ता मिल जाएगा, कोई ना कोई ढूंढ लेगा, ये ख़त्म कर दिया जाए, लोगों को इस अज़ाब से निकाल लिया जाए। हमें रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, सस्ता आटा चाहिए, सस्ती घी चाहिए, सस्ती चीनी चाहिए, हमें रोज़गार के ज़राए चाहिए, हमें दवाइयाँ चाहिए। हमें इस मामले में कोई इशू, मेरा तो कोई इशू नहीं है। मेरी तरफ से ए हुकूमत में आए या बी हुकूमत में आए या सी हुकूमत में आए, मेरा तो तरक्की, लेकिन इसमें एक्सपोज हो गए हैं। ये 90 दिन की आड़ में जो खेल शुरू हुआ था वो तो साफ एक्सपोज हो गए। अब उन्होंने कहा जी कि हम इलेक्शन कमीशन भी हैं, शेड्यूल भी, इलेक्शन कमीशन भी ख़त्म हो गया। फिर इलेक्शन की निगरानी के लिए जज की तैनाती भी कर दी, इलेक्शन कमीशन भी फारग हो गया। और ये आखिरी ख्वाहिश थी वो एक दोस्त की कि इलेक्शन कमीशन भी ख़त्म कर दिया जाए। इसमें वो कामयाब हो गए। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो बहुत अच्छे इंतखाबात करने में कामयाब हो गए एक सूबे की हद तक। दूसरे सूबे के बारे में शायद अभी वो 90 डेज़ और कॉन्स्टिट्यूशन और वोट और बैलेट पेपर और पोलिंग स्टेशन शायद अभी इशू नहीं है। नहीं, उन्होंने पिटीशन अभी जाहिर नहीं की है। नहीं, इशू नहीं है ना, नहीं सर, वो इशू नहीं है ना। असेंबली तो वो भी टूटी हुई है। Yes. आप ये कहना चाहते हैं वो असेंबली नहीं टूटी हुई? नहीं, वो जज ने कहा है आप पिटीशन करेंगे, then we look into it. असेंबली टूटी हुई है, असेंबली टूटी है, बिल्कुल टूटी, टूटे हुए 90 दिन से ज़्यादा हो गया, बिल्कुल हो गया। गट, तो 90 दिन वाली खेल ख़त्म हो गई है। जावेद साहब, सुप्रीम कोर्ट भी यही कह रहा है कि 13 दिन ऑलरेडी डिले कर दिए इलेक्शन कमीशन ने, और अब ये है कि हुकूमत अगर इंतखाबात नहीं करवाती तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद कैसे सर, अब तो डेट हो गई है। देखें, अब तो उसने डेट दे दी है खुद सुप्रीम कोर्ट ने। नहीं, जावेद साहब को सही बात बताए ना कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने डेट दी है। जावेद साहब प्लीज़ बताइए। देखो मुनीज़, जितनी अभी गुफ्तगू हुई है और इफ्तिखार साहब ने बात की, बात बिल्कुल दुरुस्त की है, और उसका कंक्लूजन ये है कि आइडियलिज़म कुछ नहीं होता। ना हमारी पार्लियामेंटेरियंस आइडियल्स हैं और ना हमारा कोई अदारा आइडियल है, ना ही सुप्रीम कोर्ट आइडियल है। अगर हम अपनी ख्वाहिशात पे चलेंगे तो हम स्वाय बर्बादी के जो पिछले 11 महीने 1 साल से देख रहे हैं, इसके अलावा आवाम को कुछ नहीं मिला, जिसकी तरफ इफ्तिखार साहब ने इशारा किया। बात यह है कि ये एक अदारे का फ़ैसला है, इसमें ना चीफ जस्टिस कोई है, ना कोई बेंच की कोई हैसियत है, ना फुल बेंच की कोई हैसियत है। जब एक फ़ैसला आ जाता है तो वो एक अदारे का फ़ैसला कहलाता है, वो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला कहलाएगा। उसमें कहीं चीफ जस्टिस या 3 रुकनी या 4 रुकनी या 5 रुकनी बेंच का कहीं नामो निशान नहीं है।
तो मेरा ख्याल है कि हम सबको अपनी ईगो से निकल के एक स्टेप पीछे आना चाहिए और ख़ासकर हुकूमत को एक बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए कि मुल्क में ऑलरेडी मुआशी बदहाली है, ऑलरेडी सियासी खलफशार है, एक नया आइनी बहरान क्रिएट किया जा रहा है जो फर्दर तसादुम की तरफ जा रहा है। तो हम एज ए कौम 24 करोड़ कौम मुतहम्मल नहीं हो सकते कि एक बड़े तसादम की तरफ जाएं जहां हमारे अदारे और हमारी सियासत इस हद तक खलफशार का शिकार है कि इसमें अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। हम आपस की लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, हम एक दूसरे के खिलाफ स्कोर सेटल कर रहे हैं। बात यहाँ तक पहुँची कि मेरे मोहतरम एक्स प्राइम मिनिस्टर ने एक अजीब सी बात कर दी कि इस लड़ाई में बात इस हद तक चली गई। कौन सा प्राइम मिनिस्टर? एक्स प्राइम मिनिस्टर मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो इस टाइम लंदन में बैठे सर, हम तो इमरान खान समझ रहे थे। अच्छा हुआ कि मजाक तो किया। मियां साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात कर दी। आपने वजाहत मियां कर साहब दी। ने एक ऐसी बात की जिससे मैं समझता हूं कि जो लोग मियां साहब को एक बहुत रेवोल्यूशनरी लीडर समझते थे, तो मैं समझता हूं उसमें इजाफा ही हुआ होगा उनके बयान में। उन्होंने कहा कि जनाब अली कि अगर नजरिया ज़रूरत डिक्टेटर्स को दिया जा सकता है तो हमें क्यों नहीं दिया जा सकता। तो दे दिए हमने। क्या खूबसूरत बात की है कि एक तरफ आइन है, दूसरी तरफ नजरिया ज़रूरत है। हमें ये पढ़ाया सिखाया जाता है या दिखाया जाता है कि आप चाहे अकेले भी हैं तो नजरिया ज़रूरत के साथ खड़ा नहीं होना। आज प्रचार हो रहा है नजरिया ज़रूरत का, तो मैं ये समझता हूँ कि हमें उससे निकलना चाहिए। हुकूमत को बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए, तसादम की बजाय मुल्क को आगे लेके जाना बिल्कुल चाहिए। ठीक है, हम ऑलरेडी बहुत खराब हो चुके हैं और इससे ज्यादा लड़ाई से हमें कुछ नहीं मिलेगा और ये 97 वाली हिस्ट्री रिपीट नहीं होनी चाहिए। अदालतों ने जो फैसला किया है उससे बालादस्ती जाहिर होती है। अब देखना यह है कि रियासत आइन की बालादस्ती के लिए क्या करती है। इसी मौजू पर करेंगे बात एक ब्रेक के बाद भी। आप साथ रहिए। वेलकम बैक। इमरान खान कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन की फतह है और शरीफ खानदान ने कभी भी अदलिया को तस्लीम नहीं किया। और अगर मैं शरीफ खानदान की ही बात कर लूँ तो नवाज शरीफ साहब ने लंदन में इंटरव्यू के दौरान ये कहा है कि ये जो फैसला सामने आया है ये इन जजेस के खिलाफ चार्जशीट है। नवीद चौधरी साहब, आप इस पर क्या कहेंगे? देखें, नवाज शरीफ साहब का अपना एक मौक़िफ़ है। मैं तो बतौर तजियाकार ये बात कहना चाहूँगा, मुझे को हार नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर आके ऐसी गुफ्तगू करनी चाहिए। पाकिस्तान के बाहर बैठ के आप बात कर रहे हैं, मतलब आपके पास पार्टी को मुनज़्ज़म करने चलाने का मौका भी था। हमने देखा कि आपने वहाँ बैठ के वो काम भी नहीं किया। अच्छा। 2-3 रिपोर्टर बाहर खड़े होते हैं, वो आपसे कोई बात करते हैं तो आप चले जाते हैं। तो इस तरह इम्पैक्ट क्रिएट होने के बजाय बाज़ औक़ात मनफी इम्पैक्ट चला जाता है। बात जो उन्होंने की है कि ये चार्जशीट है या नहीं है, वो तो यहाँ खुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस कह रहे हैं। देखना तो ये है कि अब जवाब में हुकूमत क्या इक़दाम करती है। ये मामला नहीं है कि शरीफ खानदान जो है वो इन जजों पर एतमाद कर रहा है। मौलाना फजलुर रहमान ने किया है, MKM ने किया है, पीपल्स पार्टी ने किया है, ANP ने किया है, कांग्रेस पार्टी, वहाँ तो सब ने किया है। भाई इनका टेंडेंसी से आपको वाज़ेह है, आपको पता नहीं है कौन है क्या कर रहे हैं। बड़ी क्लैरिटी के साथ सबको पता है। अब तो कोई देखें, कोई चीज़ अब छुपी रह नहीं गई। मैंने पहले अर्ज़ किया कि शो डाउन है ये आगे। उन्होंने कोशिश करनी है कंटेम्प्ट लगा के इसको फारग करें, वो रेफरेंस भेजेंगे, रेफरेंस अब आएंगे। आइए लिख लें मेरी बात, 10 दिन 15 दिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ भी रेफरेंस आएगा, बड़ा ठोस रेफरेंस आएगा। फिर उनसे कहा जाएगा आप हट जाएं, सेकंड मोस्ट सीनियर जज जो है वो सुनेंगे। ये मामला इस तरफ जाएगा। इलेक्शन तो जब होंगे तब हम देख लेंगे कैसे होंगे। बात यह है कि बिगाड़ इतना ज़्यादा पैदा कर दिया गया है, खुद सुप्रीम कोर्ट के अंदर इतना बिगाड़ है। जो आदमी अपने इदारे के अंदर अपने मोतबर तरीन जजों को साथ लेके नहीं बैठ सकता, उनसे अपनी बात नहीं मनवा सकता, वो कह रहा है कि जी इत्तेफाक राय पैदा कर लें। भाई एजेंडा तो लग रहा है कि जैसे कोई एजेंडा चल रहा है इस मुल्क के अंदर, बर्बादी का एजेंडा है। अच्छा नहीं है, खौफनाक है। लेकिन उसमें अब बहुत सारे किरदार जो हैं वो सामने आ चुके हैं खुल के। देखना सिर्फ ये है कि हुकूमत ने कितनी तैयारी की हुई है। दूसरी जानब से पूरी तैयारी थी। वो जब आए हैं इलेक्शन की डेट भी लेकर आए हैं, कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख, पूरा शेड्यूल लेके आए हैं। ठीक है। वो ये भी कह कर आए हैं कि अब निगरानी भी हम करेंगे, चैम्बर के अंदर 3 जज करेंगे। इफ्तिखार साहब एक हवाला कर रहे हैं, मेरा ख्याल 3 का उन्होंने कहा। तो वो पूरा इंतजाम करके आए हैं। उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस को भी अलग-अलग मुखातिब किया कि नेवी के पर्सनल भी हैं, एयर फोर्स के पर्सनल भी हैं, फौज को भी कहेंगे सिक्योरिटी दे, वो भी उधर भी उन्होंने एक मैसेजिंग की है। तो वो अपनी पूरी तैयारी के साथ आए हैं। बिल्कुल ये हवा में कुछ नहीं है, इधर हवा में है या नहीं है पता लग जाएगा। अगर नहीं हुआ तो ये बात लिख लें, अगले 15-20 साल तक ये तमाम सियासी जमातें जो यहाँ मौजूद हैं, इलेक्शन का नतीजा कोई नहीं मानेगा। इन्हें इन्हीं अदालतों से ऐसा रगड़ा लगेगा
कि इनके चक्के छूट जाएंगे। सर पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मौक़िफ़ अपनाए हुई है कि शरीफ खानदान आज़ाद अदलिया को तस्लीम करने से गुरेज़ा हैं। खैर आपने इंटरव्यू की बात की कि नवाज शरीफ आते हैं तो 2-3 जो रिपोर्टर्स बाहर होते हैं उनको इंटरव्यू दे देते हैं। खान साहब ने जो इंटरव्यू दिया है टाइम मैगजीन को, उसकी भी कुछ बात कर लेते हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि एक आदमी ने एस्टैब्लिशमेंट को कभी इस तरह से नहीं डराया जिस तरह से वो आज डरी हुई है। तो इफ्तिखार साहब आप क्या कहेंगे इस बात पर? मैं तो बहुत कुछ कह चुका हूँ। मैंने तो सादा सा मशवरा दिया है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कि ये लोग देखें एल्डर्स की कौंसिल बन सकती है, जो मैंने तजवीज़ की है, क्योंकि जितना खिंचाव पैदा हो गया है सियासी पार्टियों की वजह से, और किसी सियासी पार्टी का नाम उसमें नहीं होगा, उस एल्डर कौंसिल में कोई किसी पार्टी की नुमाइंदगी नहीं होगी। मैंने जो तजवीज़ की है उसमें वो एल्डर्स की कौंसिल होगी जो पाकिस्तान के मसाइल का हल ढूंढेगी, इकट्ठी बैठेगी, क्योंकि वो अच्छे खासे पढ़े लिखे और अक्लमंद लोग हैं। तो जजेस तो ख़ास तौर पर अक्लमंद लोग हैं कि जिनको 90 दिन के झगड़ा करते करते 120 दिन के का डेट दे दी है। तो मैं तो उस एल्डर कौंसिल का हामी हर आने वाले दिन में होता जाता हूँ। कि जो बातें आप कर रही हैं मुझे इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है कि ए ने क्या कहा और बी ने क्या क्या, सी ने क्या, ये सब इक़्तिदार के पीछे भाग रहे हैं। मेरा इशू वही है गरीबों का, फ़कीरों का, बेरोज़गार लोगों का, जिनको रोटी नहीं मिल रही, फ़कीरों पे तो जो क्रैकडाउन हो गया जो है, आटे के लिए लड़ रहे हैं, जिनके बच्चे पाँव के नीचे आके कुचले जाते हैं, और हम बेहयाओं की तरह ये सारी चीज़ें देख रहे हैं और बोल नहीं रहे और कह नहीं रहे, और किसी भी सियासतदान ने इसके ऊपर कोई मौक़िफ़ अख्तियार नहीं किया। कोई इसके ऊपर किसी को एहसास नहीं हुआ कि हो क्या रहा है। इनको अपने चक्करों में से फरागत नहीं मिल रही। एग्जेक्टिव अथॉरिटी भी ये ख़ुद इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी भी खुद इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब इसकी सुपरविजन की जिम्मेदारी भी इन्होंने खुद ले ली है। इन्होंने कहा पैसे भी मुझे ला के दे दो, तो भाई पार्लियामेंट को बंद कर दो। तो मेरी तजवीज़ पे अमल करो, एल्डर्स की कौंसिल बना लो। दुनिया में हैं ऐसी कई मिसालें यहाँ पे एल्डर्स ने मिल के रियासत को चलाया है। हम मान लेते हैं कि 1973 का आइन डिलीवर नहीं कर सका, आपने कहा है। एक इमरान एक नए इमरानी माहदे की बात कर रहा है, मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ। इमरान साहब अगर मुफ्ती महमूद, शामद नूरानी, प्रोफेसर गफूर, खुशबख्श बिजंजो, वली ख़ान जैसे बड़े लोगों के साथ बैठ के भुट्टो का जो ये कंप्रोमाइज़ हुआ था, अगर आप इस कंप्रोमाइज़ को सबटॉश करने का फ़ैसला कर चुके हैं तो याद रखिएगा फिर कोई इमरानी माहदा इन 4 फेडेरेटिंग यूनिट्स का नहीं रहेगा और इस मुल्क को बहुत शदीद नुकसान पहुंचेगा। तो बेहतर है कि एल्डर्स की कौंसिल बना ली जाए, वो बेहतर तौर पे इस मुल्क को शायद चला लें। एल्डर्स काउंसिल का हवाला आप दे रहे हैं इफ्तिखार साहब। पीजे सर आप मुझे बताएं कि हम 75 साल बाद इसी नतीजे पर पहुंचे हैं कि कोई टेक्नोक्रेट सेटअप हम ले आए? मैं टेक्नोक्रेट का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, प्लीज़ नहीं, डू नॉट कंफ्यूज दी, डू नॉट कंफ्यूज विद टेक्नोक्रेट्स एंड एल्डर्स में अफवाज पाकिस्तान की नुमाइंदगी, सिविल सर्विसेज की नुमाइंदगी, जजेस की नुमाइंदगी। मेरा सवाल है मुदब्बर बस ये बात है, स्टेट्समैन ये बात की है उन्होंने। वो देखें, हमें पाकिस्तान में काउंसिल ऑफ एल्डर्स की कोई वैल्यू नहीं है। आपने बड़ों के नाम लिए, आप एक किताब पढ़ लें, जर्नी टू डिसइल्यूशनमेंट बाय शहरबाज मज़ारी, तो उसके अंदर आपको दूध का दूध पानी का पानी मिल जाता है। बड़ी ज़बरदस्त किताब है। और क्या दूध और क्या पानी सर, जितने भी पॉलिटिशियंस बैठे थे कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, इसीलिए मैंने को निकाल ही दिया ना। मेरी तजवीज़ में तो किसी सियासी जमात का कोई नुमाइंदा उसमें नहीं होगा। अच्छा चले, अब बात यह है कि हमें काउंसिल ऑफ वेल्डर्स चाहिए, या लोग चाहिए जो कि वेल्ड करें, एल्डर नहीं चाहिए, क्योंकि एल्डर को यहाँ पूछता ही कोई नहीं है। यहाँ आपको वेल्डर्स चाहिए, नेगोशिएटर्स चाहिए, जो अच्छे अच्छे ट्रैक टू के ऊपर अच्छी बातें करें। कौन सर? ये नेगोशिएशन का नतीजा तो है। नहीं सर, छोड़ें, सर नेगोशिएशंस तो दूसरी तरफ भी हो रही है, तो हर जगह कर रही है। ये होती है बात, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप जाएं, ये सारे ये जो इनकी जो परफॉर्मेंस है नेशनल असेंबली में क्या है, सेनेट में क्या है, शादियों पे जाए तो जब भी हमारी होती है एक दूसरे को। तजवीज़ में तो उनको मैंने बाहर रख दिया है। मैंने तो अपनी तजवीज़ रख दी है उन अफराद के बारे में जिनसे आप मुतमईन हैं, खुश हैं, और वो जो मुल्क को पीछे बैठ के चला रहे हैं, मैं कहता हूँ सामने आके चलाएं। अच्छा चले, अब बात यह है कि हम जिस तरह नवीद ने भी बात की है, बहुत एक डरावनी बात की है। हम बहुत डरावनी बात की उन्होंने कि जिस रुख पे हम जा रहे हैं, हम अपने सिस्टम को उधेड़ रहे हैं। जिस तरह वो ऊन की वो नहीं होती जर्सी, अब उसको धागा खींच लो, और यही हम कर रहे हैं ग्रेजुअली।
देखो कहीं ना कहीं हमें फुल स्टॉप मारना पड़ेगा, लगा रहे जी। क्योंकि अगर आप नहीं मारेंगे हमारे इदारे बिल्कुल चले जाएंगे। एल्डर की काउंसिल बनाएगी, सब और इदारे सर बनाएंगे। वेल्डर की बनाए। अच्छा, दूसरा आप जो हमने देखना है कि बिकॉज ऑफ दिस अगर फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान में आता है वो देखता है कि उस मेरा पैसा महफूज है कि नहीं है। महफूज होगा जी, ये सारे पाकिस्तान के जो एल्डर्स है इकट्ठे होंगे, पैसा तो महफूज हो इफ्तिखार जाएगा। साहब $60 to $80 पे चाइनीज वो सारे इकट्ठे होंगे, 300 पे तमाम कौन ताकतें तो इकट्ठी रो रहे होंगी। हैं? वो रुड़ गए हैं पाकिस्तान में। जज So the साहिबान question होंगे, फौज के नुमाइंदे होंगे, अपना ब्यूरोक्रेसी की सारी नुमाइंदगी होगी, इससे ज्यादा गारंटी और क्या चाहिए? साफी होगा कि नहीं होगा ये बताएं। साफी भी नहीं होंगे, होने चाहिए। नहीं होंगे। कौन सलीम साफी? ठीक है जी। किसकी बात कर रहे हैं आप? नहीं मैंने साफी कहा। अच्छा, सहाफ़ी। ओके सर, देखें बात सुने, हमें जाना है बिल्कुल एक संजीदगी के एक रास्ते के ऊपर जिसमें जो ये अपना बयानिया देते हैं गरीब, तो ठीक है। गरीब के ऊपर हमें जाना है, लेकिन हम बड़े टेक्निकली क्राफ्ट्समैनशिप के साथ अपने इदारों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। प्लीज आज ये बात कोई सर मुझे जावेद please, साहब की राय please. लेनी है। नहीं, जावेद एक साहब, फिक्र एंड आई बोल रिक्वेस्ट यू सर डू नॉट इंटरप्ट इन नो, आई विल नेवर, आई विल नॉट डेयर सर टू। अब आप मुझे ये बता दें कि इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया है, 14 मई को इंतखाबात होंगे। हुकूमत के पास सियासी और कानूनी ऑप्शंस क्या मौजूद हैं? हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसकी वजह है कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है, हुकूमत के पास जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है उसने उस पर इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा, हाँ, मैक्सिमम वो ये कर सकते हैं कि इस ऑर्डर के अगेंस्ट, जिसको कहते हैं ना सिविल नाफरमानी टाइप चीज़, डिसोबीडियंस, वो कर सकते हैं। इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। नहीं, वो क्यों और करेंगे? वो तो सर, उन्होंने वो कह दूसरे- दिया। एक वो सेकंड, दूसरे करेंगे। उन्होंने नहीं, कह सर, ये दिया, कह रहा उन्होंने ये- कह दिया। पहले भी देखिए ना, सुप्रीम आज कोर्ट- पहले भी बोले, सुप्रीम आज- कोर्ट- नहीं, पहले भी सुप्रीम आज कोर्ट के- पहले को एक छोड़े ना, हुक्म के- आज सुप्रीम जो कोर्ट के हुक्म के पार्लियामेंट ने मुताबिक और जो काबीना कोई ने बॉडी को सुप्रीम इफ्तिखार कोर्ट के ऑर्डर को नहीं, जो है सब जिस ठीक कह रहे तरह हैं। रिजेक्ट किया है, ठीक कह रहे हैं जो साहब। रिजेक्ट किया है, वो उसका मतलब यही है कि उन्होंने सिंपल कह दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानते। बल्कि जो है अब अल्फाज भी यही हैं। अल्फाज भी आप एग्जैक्ट ठीक कह रहे यही हैं, है। you're अच्छा, right। प्रॉब्लम किधर है? मैं प्रॉब्लम सिविल ये है, डिसोबीडियंस में उनके साथ नहीं हूं। प्रॉब्लम ये है कि हमें अपनी ख्वाहिशात की तकमील चाहिए सबको, इमरान खान समेत अदारों को, अदारों से लेके हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को, सबको ख्वाहिशात की तकमील चाहिए। होगी। हमें ना आइन की ज़रूरत है ना कानून की ज़रूरत है। जो इफ्तिखार साहब बात कर रहे हैं, आप देख लें कि पिछले 11 महीने में अवाम का कोई पुरसाने हाल है? कोई नहीं। जिसका इफ्तिखार साहब बात करें, कोई नहीं है। क्योंकि ये सब अपने ख्वाहिशात के चक्कर में ऐसे घूम गए हैं कि आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी चिट्टा जवाब दे दिया। चिट्टा जवाब शील्डों में उन्होंने जाने। कहा, यार इफ्तिखार साहब ठहर जाए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को चिट्टा जवाब दे दिया कि आप रखें ऑर्डर अपने पास। मेरा फिर सवाल ये बनता है, कल को पीजे मीर साहब आप किसी अदारे के खिलाफ खड़े हो जाएं कि मैं नहीं इस अदारे को मानता, तो फिर कानून की हुक्मरानी उसी कहाँ गिरफ्तार होगी? करिएगा। ठीक है, इफ्तिखार साहब खड़े हो जाएं कि अगर मेरी पार्लियामेंट जो सुप्रीम है और मेरी काबीना जो सुप्रीम है वो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रही, मैं क्यों आपके एफबीआर के ऑर्डर को भाई मानूं? ज्यादा- तो बात यार को क्या कहीं होगा? के कहीं मत शहबाज ले जाएं। शरीफ will be अगर disqualified। आपने ये होगा डिस्क्वालीफाई, ज्यादा। शहबाज शरीफ तो ख्वाहिश शहबाज शरीफ disqualify हो जाएगा। देखे ना, नहीं हो। मैंने इस शो में बहुत दफा एक बात कही है कि मियां नवाज शरीफ की एक ही ख्वाहिश है कि किसी सूरत में हमने इलेक्शन नहीं करवाना। उसके लिए मुल्क में मार्शल लॉ लगता है, मुल्क में इमरजेंसी मार्शल लॉ लगती नहीं है, लगेगा। जो मर्जी लग जाए, एल्डर्स की उनको काउंसिल परवाह बननी नहीं चाहिए। है, उनको बिल्कुल परवाह नहीं है। ठीक क्योंकि है। आज उनकी स्पीच में कहीं अवाम का हाल नहीं, उनका तो सिर्फ सब एक ही तो बात बाकी है जो सारी कि तकरीरें 500 रुपए का अवाम डॉलर हो जाएगा, ठीक ये इतने रेट हो जाएंगे, उसका ये हो जाएगा। कहीं उन्होंने ये नहीं एल्डर्स की कहा कि काउंसिल। 11 महीने से हमारी हुकूमत है, हमने पाकिस्तान के बिल्कुल, लिए हमने किया। महंगाई का खात्मा क्यों नहीं किया? हालात अजीब अब सा हैं लगाया और हुआ। आज भी 4 अप्रैल ही है, मगर कटहरे में इस वक्त आईने पाकिस्तान मौजूद है। अगर आइन की बालादस्ती चाहते हैं तो फिर अदालत के फैसले पर अमल दरामद को यकीनी बनाना होगा। अभी हम चलते हैं एक ब्रेक पर, वापस आएंगे और इसी पर बात करेंगे। आप साथ रहिए। वेलकम बैक। जुल्फ़िकार अली भुट्टो आज ही के दिन तख्तादार हुए। अवामी रहनुमा को आज ही के दिन यानी आइन के खालिक की आज बरसी मनाई जा रही है, और इंसाफ की अगर मैं बात करूं तो आज भी वो लोगों को मिल नहीं रहा। नवीद चौधरी साहब, आप इस पर क्या कहेंगे? भुट्टो साहब की जो फांसी है वो पाकिस्तान की तारीख का टर्निंग पॉइंट था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो कारनामे हैं उन पर कई किताबें लिखी जा सकती हैं। मैं सिर्फ आपको 4-5 मोटी बातें बताऊंगा। 1965 की जंग, उसकी हकीकत कुछ और थी।
चलें। 1971 की जंग, मुल्क टूट गया, पूरी कौम को यकजा किया, कॉन्स्टिट्यूशन दिया और इत्तफाक़ राय से दिया। सारे जो मजहबी अनासर थे उनकी पूरी तरह से उसमें इनपुट शामिल थी, सारे लिबरल्स की इनपुट शामिल थी, सारे डेमोक्रेट्स की इनपुट शामिल थी। उसके बाद इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस कराई, वो था असल ख़तरनाक मौका जिसमें आलमी इस्टेब्लिशमेंट ने फील किया कि ये तो भाई साहब किसी और तरफ चल पड़े हैं। हमने तो सोचा था कि पाकिस्तान टूट गया है, कमज़ोर और लागर हो गया है, ये क्या हो रहा है, ये तो पूरे का पूरा इस्लामी ब्लॉक बन रहा है। किसी ने सोचा नहीं था कि कोई हमारे ब्लॉक से हटके इधर उधर होगा। कोई फ्रांस का टूडी था, कोई बरतानिया का टूडी था, कोई अमेरिका का टूडी था, कोई रशिया का टूडी था। उन्होंने अपना एक ब्लॉक क्रिएट करने की कोशिश की। उसके बाद उन्होंने एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी। फिर उन्होंने जो रोज़गार का सिलसिला शुरू किया, उसमें बहुत तेज़ी के साथ मिडल ईस्ट के अंदर पाकिस्तानी जाना शुरू हुए और यहाँ खुशहाली की एक पूरी लहर आ गई। बड़े बड़े फैसले किए। अब नेशनलाइजेशन की पॉलिसी थी, उस पर एतराज़ात भी हुए, लेकिन भुट्टो साहब को मौका मिलता तो उसको रेक्टिफाई कर लेते। फ़ौज को नए सिरे से इक्विप किया, चाइना के साथ अपना एक ब्लॉक बनाया। अब ये सारी चीज़ें ऐसी थीं जिसमें आलमी बरादरी ने नोट किया कि ये जो आदमी अब आ गया है पाकिस्तान में, जुल्फ़कार अली भुट्टो, ये आगे चल के मुस्लिम उम्मा का लीडर इस तरह से बनेगा कि उसको हमारे मुकाबले एक ब्लॉक की सूरत में खड़ा कर देगा। वो लड़ाई नहीं थी, कन्फ्लिक्ट नहीं था, तरक्की थी, खुशहाली थी, इल्म था, रोशनी थी, ज़राअत की तरक्की थी। अब ये सारे ख़तरात फील किए गए और ये जो कुछ हुआ वो एक मनसूबाबंदी के तहत हुआ। एक साजिश चल रही थी फ़ौज के अंदर। ज़िया-उल-हक़ से ज़्यादा चापलूस आदमी फ़ौज में कोई नहीं था। बहुत नीचे से प्रमोट करके लाया गया, उनको बन गए चीफ। उसके बाद ये आलमी इस्टेब्लिशमेंट का फ़ैसला था कि भुट्टो साहब को फांसी दी जाएगी। आप ज़रा तसव्वुर करें कि सऊदी अरब की हुकूमत ने मुदाखलत की, लीबिया के सदर क़ज़ाफ़ी ने कहा कि मेरे पास भेज दें, ईदी अमीन साहब ने कहा युगांडा के सदर से कि मेरे पास भेज दें, पूरी दुनिया से कहा गया। चीन ने बराह रास्त मुदाखलत की। रियाजुल ख़तीब बहुत मशहूर उस वक्त सऊदी अरब के, और सऊदी अरब का कितना कंट्रीब्यूशन है, लेकिन आलमी इस्तेमार का प्रेशर इतना ज़्यादा था। और जनरल ज़िया-उल-हक़ बार बार कहते थे कि कब्र एक है बंदे दो, मार्शल तो मैंने लगा दिया है, अब प्रेशर बैरूनी भी बहुत है, मैंने छोड़ा तो मैं मारा जाऊँगा। तो उन्होंने जजों के ज़रिए भुट्टो साहब का अदालती कत्ल करा दिया। इसके साथ अदलिया की जो साख थी वो भी सिफर हो गई और इस्टेब्लिशमेंट पर भी ऐसा दाग लग गया जो ता क़यामत नहीं धुलेगा। इसको तो किसी मौके पर रेक्टिफाई किया जाना चाहिए, लेकिन अदलिया तो हर आए रोज़, हर आए गुजरते दिन के साथ एक नए धब्बे का शिकार होती जा रही है। तो ये भुट्टो साहब की हिस्ट्री थी। अगर भुट्टो साहब जिंदा रहते तो उनका जो दूसरा टेन्योर था वो पाकिस्तान के लिए, मैं यकीन से कह सकता हूँ, जिस तरह बुलेट ट्रेन चलती है, इस रफ्तार से तरक्की का दौर होता, खुशहाली का दौर होता, तालीम व तरबियत का दौर होता। ठीक है इफ्तिखार साहब, आपको क्या लगता है सबको जोड़कर रखने वाला आइन मुनक़सिम हो रहा है, कौन है जो सबको इकट्ठा करेगा वापस? आइन मुनक़सिम हुआ तो फेडरेशन नहीं रहेगी, और जो मुनक़सिम करेंगे वो मुजरम होंगे कौम के। जुल्फ़कार अली भुट्टो को जिन लोगों ने फांसी दी वो कौम के मुजरम हैं, कौम उससे आगे जा नहीं सकी। अभी ये बात जो नवीद कर रहा है कि देखें, मुसलमानों का ऑयल, मुसलमानों का तांबा, मुसलमानों का सोना, मुसलमानों की मैन पावर, और उसके साथ एक सोच कि हम एटमी बम भी रखेंगे, ये वो चीज़ थी जिसको बर्दाश्त नहीं किया गया। भुट्टो की फांसी एक शख्स की फांसी नहीं है, एक नज़रिए की फांसी है। गरीबों की आवाज़ थी, गरीबों के लिए वो लड़ रहा था, उसको ख़त्म कर दिया गया और उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है। और मैं समझता हूँ जहाँ एक दफ़ा पहले कत्ल हुआ आइनी, फिर आइन पे एक शबखून मारा गया है। अफसोस की बात है दोनों की तारीख 4 अप्रैल ही बनती है। उससे अगर हम सबक नहीं सीख सके तो अभी भी वक्त है कि हम सबक सीख जाएं, क्योंकि लीडर बार बार पैदा नहीं होते। आपको पता है इसी टेबल के ऊपर मैंने 20 मरतबा कहा, जब इमरान खान ने कहा उसको आज रात कत्ल कर दिया जाएगा, सुबह कत्ल कर दिया जाएगा, शाम को कत्ल कर दिया जाएगा, आज भी कहा है। ये और मैंने यही कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और ये बात जो कह रहा है चौधरी साहब ने कही, सोचें एक शिकस्त खुर्दा पाकिस्तान किस तरीके से शिमला को जीत के आता है, किस तरीके से अपने 53,000 फौजी और सिविलियन मिला के, ये जो कहते हैं 92,000 के करीब लोग
लेके आता है बाइज्जत तौर पे। कभी किसी शिकस्त खाने वाले ने भी इस तरह की कामयाबी हासिल की है? शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो आज भी उसको बुरे अल्फाज में याद करते हैं और ऐसी चीज़ों का इल्ज़ाम लगाते हैं जिसका उनके पास सबूत नहीं है। ठीक, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, एक मजबूत पाकिस्तान को नहीं देख सकते। वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो बलूचिस्तान और सिंध के ये भी बस चित्राल में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को लोग जानते थे। 73 में ये बनाया जो ये लवारी टनल 73 में शुरू की। आप क्या बात कर रहे हैं? इफ्तिखार साहब, आज भी ये ज़बान ज़द आम है, सभी कहते हैं कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है, लेकिन रहेगा। उसकी एक वजह है, अगरचे उसकी पार्टी उन लाइनों पे नहीं चली, लेकिन जब तक हमारी नस्ल है हम तो ये कहेंगे, क्योंकि मैंने तो उसके साथ काम किया हुआ है, मैं तो उसके वर्कर्स में शामिल हूँ। मैं 17 साल का था जब मैं उसके साथ गया था। सर, वो इस तरह से जिंदा है कि भुट्टो इंसाफ के कटहरे में आज भी मौजूद है, लेकिन मुंसिफ इंसाफ देगा या नहीं, सवाल यहाँ पैदा होता है। एक मुंसिफ ने तो मेरे प्रोग्राम में माना, राय ले लेती हूँ, एक मुंसिफ ने तो मेरे प्रोग्राम में खुद तस्लीम किया कि गलत फैसला था, और अब उसकी पिटीशन पड़ी है तो उसकी पिटीशन पे तो फैसला कर दो। जी बिल्कुल, जी विजय सर आप बताइएगा। हम जब बात कर रहे हैं ना एकेडमिकली, जी आज की जो बात करते हैं 7 मई 1998, ये सुन लें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सुनाएं जो अदालतों में पेश नहीं होते, बिल्कुल उनको सुनाएं। टू मिस्टर जस्टिस अनवारुल हक, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रावलपिंडी, sir, my appeal against the judgment of the Lahore High Court sentencing me to death and imprisonment is pending in the Supreme Court of Pakistan, of which you are the Chief Justice. I am writing this application from the death cell of Kot Lakhpat Jail, Lahore, with a request which I consider to be preeminently legitimate and reasonable. I am writing this application after anxious and careful thought. The request is a simple one. Please do not preside over the Supreme Court when my appeal comes up for a hearing on 20th May 1978. जो आज के सियासतदान कह रहे हैं, ठीक है जी, आज के जजेस। फिर उसके बाद फॉलोइंग इंटर एलिया कि आपने रिजेंट किया कि 6th अमेंडमेंट हुई और मैंने आपको प्रमोट नहीं किया, ये फलाना नहीं किया। बड़ी लंबी अपील, ये आखिरी थी। और ये लेटर, ये देख लें, ये जो अपील थी, मुझे तो शर्म आती है देख के कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो कंडेम्ड prisoner attested by Kot Lakhpat jail superintendent Kot लेकिन he was a great man. वो अदालतों में यकीन रखता था, अदालतों में पेश होता था, ये जानते हुए भी शायद इंसाफ नहीं मिले, और अजीम था वो। जावेद साहब, आप ये बता दें कि आज का आइन महफूज है? काश महफूज होता। अगर आज आइन और कानून महफूज होते तो पाकिस्तान आज जिस दौराहे पे खड़ा ना होता। ये वही 1973 का आइन है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मुफ्ती महमूद, शाह अहमद नूरानी, इन सब ने बनाया था। और भुट्टो साहब का कसूर सिर्फ एक था कि वो इंटरनेशनल जो कॉन्स्पिरेसी थी कि भुट्टो साहब पाकिस्तान को और मुस्लिम उम्मा को इंटरनेशनली रिकग्नाइज कराना चाहते थे, और इस्लामिक वो सब चीज़ें ऐड ऑन हो जाती हैं। वो एक ऐसी आइडेंटिटी देना चाहते थे दुनिया में जो आज तक पाकिस्तान और मुस्लिम उम्मा मुतलाशी है उसकी, जिसकी उनको सजा मिली, जो भी उसमें बने, और इवेंचुअली कसूरवार सब हैं। क्योंकि बाद में जुल्फ़िकार अली जिन्होंने फांसी दिलवाई ज़ियाउल हक के, ज़ियाउल हक को किस ने फिर बाद में सपोर्ट किया? यही वो लीडर है ना आज, जो आज हमारे रहनुमा बने हुए हैं ना। इनको आज एक सेकंड ना, आज इनको पूछने वाला कौन है? और जिस आइन की भुट्टो साहब ने बुनियाद रखी थी, आज देखें उसी आइन को जिसका जो आपने सवाल किया, आज उसने जूते की नोक पे किसने रखा हुआ है? बहुत शुक्रिया आप सबका। नवीद चौधरी साहब, जावेद इकबाल साहब, इफ्तिखार अहमद साहब और पीजे मीर सर। बात यही है कि 1973 का आइन जुल्फ़िकार अली भुट्टो की क़यादत में पार्लियामेंट ने दिया, और आज उसी आइन को इज़्ज़त देना होगी जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान के लिए। आपसे इजाज़त, अल्लाह ने के बान।